Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 7, Quit India Movement. बेटा हिंदी में क्विट इंडिया मूवमेंट को हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और बेटा गांधी जी का जो बहुत फेमस स्लोगन है जो आप सब ने सुना होगा, डू और डाई, ये गांधी जी ने कभी दिया था बेटा? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। कब स्टार्ट हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1942 को। बेटा ब्रिटिशर्स की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो सब हमको परेशान करने के लिए काफ़ी थी। एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हर व्यक्ति गुस्सा ही रहता है, नाराज़ ही रहता है, और ये जितने भी नाराज़ और गुस्सा जो व्यक्ति हैं वो सब मिल जाते हैं और मिल के साथ में स्ट्रगल करने की बात करते हैं। तो ये जो रिसेंटमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये लोगों को साथ ले आता है, डिफरेंट ग्रुप्स को साथ ले आता है, डिफरेंट क्लासेस को साथ ले आता है। हिंदू मुस्लिम साथ आ जाते हैं, रिच पुअर साथ आ जाते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट साथ में आ जाते हैं और कॉमन स्ट्रगल करते हैं फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग फ्रीडम, फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस। और कब की बात हम कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1901 से स्टार्ट हो गया 2000 पे ख़त्म होगा। हम फर्स्ट हाफ की बात करें मतलब हम 1950 तक की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, उसमें सारे इंडियंस मिलके कॉमन स्ट्रगल करते हैं फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग फ्रीडम। और ये जो वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट होता है, डिसकंटेनमेंट का मतलब होता है असंतोष होता है, इसको चैनलाइज करने के लिए कौन हमारे साथ था? कांग्रेस। जितना भी असंतोष लोगों के मन में था उस सब को चैनलाइज करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था कांग्रेस। अब कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी लोगों को गाइड कर रही थी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट तो बाद में आया, इसके पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हो चुके थे, जिससे लोगों को समझ में आ गया था कि भाई अगर कांग्रेस के रास्ते पे चलेंगे तो आज़ादी हमें एक न एक दिन मिल ही जाएगी। तो आप गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस इतने सारे लोगों को चैनलाइज कर रही है और बहुत सारे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है फॉर व्हाट? फॉर इंडिपेंडेंस। और बेटा इन्हीं सब का कल्मिनेशन हम देखते हैं एक मूवमेंट के फॉर्म में, जिस मूवमेंट का नाम होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें हम चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स कंप्लीटली विड्रॉ कर लें इंडिया से, सारे ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाएं। अब बेटा जिस बच्चे ने मुझे ये PDF भेजा है उसने कहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कट है, मतलब इस ईयर बोर्ड्स में पूछा नहीं जाएगा। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं इसको भी पढ़ना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो फॉर दिस टॉपिक। बेटा अब हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन को जो इंडिया आता है 1942 में। तो बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के इनिशियल फेज में एक्सिस पावर जीत रही थी। कौन थे एक्सिस पावर में? जापान, जर्मनी और इटली। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स थोड़े से यहाँ पर डरे हुए थे कि भाई जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। एक दूसरा बड़ा डर ब्रिटिशर्स को ये भी था कि इंडियन जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं ही, एंटी ब्रिटिश हैं ही, ऐसा ना हो ये भी जापान के साथ लड़ने लगे, है ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। तो जब जापानीज़ आर्मी रैपिडली एडवांस कर रही थी टुवर्ड्स इंडिया, मतलब इंडिया तक वो पहुंच ही गए थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, असम वाला एरिया है, वहाँ तक जापानीज़ आर्मी पहुँच चुकी थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के लिए जापानीज़ आर्मी अरुणाचल प्रदेश या असम पहुँचे उसके पहले ये बहुत ज़रूरी था कि ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक लगा हुआ है कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में, इसे तोड़ दिया जाए। कैसा पॉलिटिकल डेडलॉक था बेटा? यहाँ पर कांग्रेस बिना कंडीशंस के ब्रिटिशर्स के साथ बात करने को रेडी ही नहीं थी। कांग्रेस ये बोल रही थी कि भाई आपने वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे सोल्जर्स को क्यों भेजा, हमसे पूछा था क्या? बिल्कुल नहीं। अब अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे तो विद कंडीशन ही करेंगे कि आप हमें कहीं पर लिख के दे दें कि आप हमें आज़ाद कर देंगे तो हमारे सोल्जर्स आपको हेल्प करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि कांग्रेस और ब्रिटिशर्स बात ही ना करें, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे तो इनको बात करना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो जापानीज़ आर्मी इंडिया तक पहुंच ही जाएगी। तो समझ में आया किस पॉलिटिकल डेडलॉक को ब्रेक करने की बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स? जो कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में लगा हुआ था।
कांग्रेस बिना कंडीशंस के ब्रिटिशर्स से बात करने को रेडी नहीं थी, ब्रिटिशर्स उनकी कंडीशन मानने को तैयार नहीं थे, पर अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि भाई कुछ ना कुछ करके बातचीत तो आगे बढ़ानी पड़ेगी। चर्चिल ने अनाउंस किया मार्च 1942 को कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो मेंबर थे वॉर कैबिनेट के वो इंडिया जाएंगे और वहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, इन सब से कंसल्टेशन करेंगे। कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग से कंसल्टेशन करेंगे। तो जो क्रिप्स मिशन था उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रपोज किया। अब हम वन बाय वन वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो कंडीशन ये है कि अंग्रेज अब चाहते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा उनसे बात करे और पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़े, क्योंकि जापानीज़ आर्मी बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंच गई है और अंग्रेज़ों को ये डर था कि ऐसा ना हो हम ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स एंटी ब्रिटिश फीलिंग तो रखते ही हैं, जापानीज़ आर्मी के साथ ना मिल जाए, जापानीज़ की साइड से ना लड़ने लग जाए। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं कि जब जापानीज़ आर्मी इंडिया के टूवर्ड्स एडवांस कर रही थी तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़े। इंडिया में किस पॉलिटिकल डेडलॉक की बात हो रही थी कि भाई कांग्रेस और ब्रिटिशर्स साथ में बैठ ही नहीं पा रहे थे बात करने के लिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, ब्रिटिशर्स से बात करने को रेडी ही नहीं थी। तो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने की बात की जा रही है। चर्चिल अनाउंस कर देते हैं कि भाई मार्च में 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि वॉर कैबिनेट के एक मेंबर हैं वो इंडिया जाएंगे, जितनी भी पार्टीज़ हैं उनसे डिस्कस करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे क्रिप्स मिशन ने। अब हम वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रिफॉर्म था वो ये था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। जैसे ही वॉर एंड होगा वैसे ही इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा और ये जो डोमिनियन स्टेटस होगा इसके पास पूरी फ्रीडम होगी। मतलब इंडिया जब डोमिनियन स्टेटस इसे मिल जाएगा तो इंडिया के पास पूरी फ्रीडम होगी कि वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहे या उससे सेसीड कर जाए। देखो उस टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो कॉमनवेल्थ का पार्ट थी। हम चाहते तो कॉमनवेल्थ का पार्ट बने और नहीं चाहे तो ना बने। बेटा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो थी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट थी। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि भाई तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तुम्हें चाहिए तो तुम कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना, नहीं तो अलग हो जाना, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है वो भी सीख लो। आप पॉलिटिकली फ्री रहोगे, आप इलेक्शन करवाओगे, आपकी कंट्री में पार्लियामेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बस मतलब ये होगा कि आपको ब्रिटिश एम्परर को अपना एम्परर बताना होगा। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉन्की रहोगे, राजा होगा और जो ब्रिटेन का राजा होगा वही आपकी कंट्री का राजा होगा। मतलब इंडिया फ्री हो जाएगा, इंडिया में पार्लियामेंट होगी, इलेक्शंस होंगे, पर जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो कौन होंगे? मोनार्क। कौन से मोनार्क? जो ब्रिटेन के मोनार्क रहेंगे। ठीक है। जो सेकेंड बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसे सेटअप किया जाएगा। ये सेकेंड रिफॉर्म था किसका? क्रिप्स मिशन का। इसमें जो मेंबर्स होंगे उन्हें इलेक्ट करेगा कौन? लोअर हाउस ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर। इंडियन लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस होगा वो मेंबर्स को इलेक्ट करेगा किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स भी होंगे जिन्हें इलेक्ट करने का जो पूरा राइट है वो रूलर्स के पास होगा। कौन से रूलर्स? प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के पास होगा। तो सेकेंड रिफॉर्म जो क्रिप्स मिशन ने दिया वो था कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिखेगी। इसमें कौन लोग होंगे? तो भाई इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इलेक्ट करेगा लोअर हाउस ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर। साथ में प्रिंसली स्टेट्स के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और उन्हें नॉमिनेट करने का काम किसके पास होगा? उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के रूलर के पास होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये ड्राफ्ट बनाएगी नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और बेटा यहाँ पर एक फेडरेशन बनाया जाएगा। ये फेडरेशन होगा फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स का। देयर वुड बी अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। जितने इंडियन स्टेट्स होंगे, जितने ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स होंगे, उनको मिलकर एक फेडरेशन बनेगा।
एनी प्रोविंस दैट वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसी प्रोविंस जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उसे अलाउ किया जाएगा कि वो डोमिनियन स्टेटस ले ले सेपरेटली, खुद का अपना अलग। तो सोच रहे हो इंडिया को कितने टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहा था क्रिप्स मिशन, कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होगा वो इंडियन स्टेट से मिलके एक बड़ा फेडरेशन बना लेंगे। अगर कोई प्रोविंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, वो सेपरेटली डोमिनियन स्टेटस ले सकती है, सेपरेटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकती है। तो बेटा जितनी भी प्रोविंसेस होंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी कि वो चाहे तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें। अगर वो इंडियन यूनियन को नहीं ज्वाइन करना चाहती, इंडियन फेडरेशन का पार्ट नहीं बनना चाहती, तो वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख लें, उन्हें भी सेम ही स्टेटस मिलेगा जैसे यूनियन ऑफ इंडिया को मिला है। मतलब कितनी वाहियात प्लानिंग थी इन अंग्रेज़ों की कि एक कंट्री से कितनी सारी कंट्रीज़ बनाने के लिए बैठे थे कि भाई प्रोविंसेस बिल्कुल फ्री हैं, वो चाहे तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें, चाहे तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख लें और डोमिनियन स्टेटस हासिल कर लें। बेटा इसके बाद में एक अंडरटेकिंग पर भी नेगोशिएशन हुए, किस किस के बीच में, मैजेस्टिक गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में। ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक अंडरटेकिंग पे नेगोशिएशन किया, और ये जो अंडरटेकिंग थी इसमें वो सारे इश्यूज़, वो सारे मैटर्स के रिगार्ड में बातचीत हुई जो कब अराइज होने वाले थे, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होने वाला था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। मतलब जब ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया से चले जाएंगे तो वो कौन कौन से मैटर हैं जो प्रोबेबली अराइज हो सकते हैं, उसके ऊपर एक अंडरटेकिंग लिखी गई है जिस पे नेगोशिएशन हुए कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो इस अंडरटेकिंग पर नेगोशिएशन भी कोई आसान काम नहीं था बेटा, पर करना पड़ा। हुआ किस किस के बीच में हुआ, ये गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में हुआ। और बेटा हमारी कंट्री इंडिया में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हम रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ काम करें, उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दें। तो ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जो प्रोटेक्शन दें किसको, रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। रेशियल माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इनका ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिससे कि ये इन्हें प्रोटेक्शन मिल पाए। अब बेटा जब हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको पता ही है, मुस्लिम आ जाएंगे, क्रिश्चियन आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, बुद्ध आ जाएंगे, पारसी आ जाएंगे, ज़ोरास्ट्रियंस आ जाएंगे। पर अगर रेशियल माइनॉरिटीज़ की हम बात करें तो इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, किसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, इंडियंस का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, है ना। तो बेटा वो पीरियड जो 1939 से स्टार्ट होके 1945 तक चलता है, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। तो ड्यूरिंग द क्रिटिकल ईयर्स ऑफ द वॉर, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, सभी के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, इंडिया के लिए भी क्रिटिकल होता है। तब जो पावर थी वाइसरॉय की वो एज इट इज़ रही, और ये वाइसरॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमारी कंट्री इंडिया का भी डिफेंस करे। पर जो टास्क था कि भाई मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ करना है, मटेरियल रिसोर्सेस का इंतज़ाम करना है इंडिया के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था किसके कोऑपरेशन से, लोगों के कोऑपरेशन से। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत समझदारी से खेला और हमें फंसाया, है ना। क्योंकि जब इंडिया के लोग इंडियंस से कहेंगे, हम अपने लोगों से कहेंगे कि भाई हमें वॉर लड़ना है या हमें इस तरीके से काम करना है, तो ज़रूर करेंगे इंडियंस। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमें फंसाया था कि तुम बढ़िया से हेल्प ले लो अपने लोगों की और वर्ल्ड वॉर 2 में सेफ्टी बनाए रखो, हम आज़ादी तो तुम्हें दे ही देंगे। तो जब क्रिटिकल ईयर चल रहे थे वॉर के, तो जो वाइसरॉय की पावर थी वो तो एज इट इज़ थी, ये वाइसरॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमारी कंट्री का डिफेंस करे। पर वाइसरॉय ने कहा कि भाई मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ करना, उसके लिए मटेरियल रिसोर्सेज का इंतज़ाम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करेगी किसकी हेल्प से, इंडिया के लोगों की हेल्प से। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने देखी क्रिप्स मिशन की, कितने बढ़िया बढ़िया उसने ऑफ़र दिए थे कि आप चाहो तो इंडिया का पार्ट बनो, चाहो तो इंडिपेंडेंट रह जाओ। ये ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा था क्रिप्स मिशन, है ना, कोई एक ढंग की बात क्रिप्स मिशन में थी नहीं। तो क्रिप्स मिशन का फेल होना तो निश्चित ही था, होना ही था इसे तो फेल।
तो जितनी भी पार्टीज़ थी, जितने भी सेक्शंस थे हमारे इंडिया में उस टाइम में, उन सब ने ही क्रिप्स मिशन के प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। जब ऐसी उल्टी सीधी बातें आप करोगे तो आपको एक्सेप्टेंस तो वैसे भी नहीं मिलने वाली, आपको रिजेक्शन ही मिलेगा, और क्रिप्स मिशन को रिजेक्शन मिला। तो अब हम तो बेटा जो फर्स्ट ग्राउंड था वो ये था कि क्रिप्स मिशन प्रॉमिस नहीं कर रहा था इंडिपेंडेंस का कि भाई नियर फ्यूचर में आज़ादी मिलेगी, पर कब मिलेगी इसके लिए कोई प्रॉमिस, कोई एश्योरेंस अंग्रेज हमें नहीं दे रहे थे। इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है इंडिया में। तो पहला रीज़न यही था कि भाई ये प्रॉमिस नहीं कर रहा था कि आज़ादी कब तक दे देगा, कब हमें आज़ादी मिल जाएगी। द क्रिप्स मिशन डिड नॉट ब्रिंग विथ इट द प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन नियर फ्यूचर। कब आज़ादी मिलेगी, किस डेट को मिलेगी, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो डेट ना बताते तो भी चलता, अभी उन्हें भी नहीं पता वॉर कब तक चलेगा, पर हमें प्रॉमिस तो कर देते कि भाई द डे जिस दिन वॉर ख़त्म हो जाएगा उसी दिन आपको आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं कर रहे थे अंग्रेज लोग। सेकेंड बेटा, ये जो प्लान था ये हमारी कंट्री के पार्टीशन कर रहा था। द प्लान इन्वॉल्व्ड पार्टीशनिंग द कंट्री। अब पार्टीशनिंग कहाँ पर हो रही थी? तो बेटा ओपनली तो आपको नहीं दिखा होगा, इतने सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए कि वो इंडिया का पार्टीशन कर रहा था। बट जब आप ओपनली ऐसे बोल देते हो कि अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो हम आपको इंडिपेंडेंटली डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपकी इच्छा है, आप चाहते हो इंडियन यूनियन के साथ मिलना तो आप मिल जाओ, अदरवाइज रिमेन इंडिपेंडेंट, तो ये हमारे इंडिया का पार्टीशन करना ही हुआ ना। तो ये जो प्लान था इसमें हमारी कंट्री इंडिया के पार्टीशन की बात की गई थी, पार्टीशनिंग की बात थी, है ना। जब आप किसी को ओपनली बोल दो इफ़ यू वांट टू विश टू बी इन इंडियन टेरिटरी और अदरवाइज यू विल बी फ्री, आपको अलग से डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो गलत बात है भाई। अच्छा चलो, दूसरा जो लीग थी वो इस बात का बिल्कुल अपोज कर रही थी कि एक सिंगल यूनियन कैसे बनेगी, हम तो पाकिस्तान चाहते हैं, आप हमारे लिए पाकिस्तान बनाओ। तो देखो अंग्रेज कितने मूर्ख थे कि उन्होंने पाकिस्तान की बात तो की नहीं, चलो वैसे भी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, पर इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तान क्रिएट करने की बात जरूर क्रिप्स मिशन ने की थी। क्रिप्स मिशन ने क्या बोला कि आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहो तो हम आपको सेपरेटली भी डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब कितनी कंट्रीज़ बनाने की बात कर रहे थे अंग्रेज एक कंट्री से। दूसरा, मुस्लिम लीग इसलिए नाराज़ थी कि भाई हमने जब पहले कह दिया था कि आप पाकिस्तान की बात करेंगे, है ना, तो इस सिंगल यूनियन की बात आप क्यों कर रहे हैं कि भाई एक सिंगल यूनियन ही क्रिएट होगी। और ये जो प्रपोज़ल था इसने पाकिस्तान की डिमांड को स्पेसिफिकली एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी ग्रांट नहीं किया था मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स के लिए एक अलग टेरिटरी बनाई जाए, मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनाई जाए, ऐसी कोई बात क्रिप्स मिशन में नहीं थी। तो ना ही तो उसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर रही थी, ना ही तो उसको हिंदू महासभा या कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही थी। हिंदू महासभा थी, उसने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट क्यों किया? तो ये जो प्रपोज़ल था इसको हिंदू महासभा ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसे डर था कि इससे हमारी कंट्री का पार्टीशन हो जाएगा। ऑल्दो पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात नहीं की है, पर पार्टीशन की तो बात की है क्रिप्स मिशन ने, है ना। जो सिख और जो एंग्लो इंडियंस थे और जो इंडियन क्रिश्चियन थे, जो लेबर लीडर्स थे, वो भी अपोज कर रहे थे क्योंकि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात भी क्रिप्स मिशन में नहीं थी। तो जो सिख थे, जो एंग्लो इंडियंस थे, जो इंडियन क्रिश्चियन थे, जो लेबर लीडर्स थे, वो भी इसका अपोज कर रहे थे बिकॉज दे डिड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट सेफगार्ड फॉर देयर इंटरेस्ट। लेबर के सेफगार्ड की बात नहीं थी। सिखों को लग रहा था हमारे लिए भी कोई बात इस क्रिप्स मिशन में नहीं है। एंग्लो इंडियंस अलग परेशान थे कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा। एंग्लो इंडियंस कौन होते बेटा? वो इंडियंस जिनकी मदर तो इंडियन है पर फादर फ्रेंच हो सकते हैं, डच हो सकते हैं या इंग्लिश हो सकते हैं। तो उन्हें भी डर लग रहा था भाई हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या। और बेटा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो होगा वो रूलर के हाथ में था प्योरली। तो वहाँ के जो लोग चाह रहे थे कि भाई रूलर को अपनी इतनी पावर क्यों दी हुई है, हम खुद सेलेक्ट करेंगे ना लोगों की कौन सा व्यक्ति जाना चाहिए हमारी साइड से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनके पास कोई राइट नहीं था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में भेजें। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें सेलेक्ट करने का राइट किसके पास था? रूलर्स के पास था। नेक्स्ट,
अब बेटा यहाँ कांग्रेस को बड़ी प्रॉब्लम थी कि कुछ प्रोविंसेस का एक्सेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस बोल रही है कि ऐसा क्यों, आप कुछ प्रोविंसेस को क्यों छोड़ देंगे। अच्छा, गांधी जी भी इस पूरे क्रिप्स मिशन को नल एंड वॉइड कह रहे थे कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, अंग्रेज ट्रस्टवर्दी हैं ही नहीं, तो इनकी बातों पे तो आप विश्वास करो ही मत। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी इन्होंने कहा था कि हम कुछ कर देंगे, पर किया तो है नहीं, रॉलैक्ट एक्ट जैसा एक्ट ले आए थे, तो बेटर है कि इन पे बिलीव मत करो। तो जो कांग्रेस थी वो अपोज कर रही थी किसका, प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सेशन ऑफ सम प्रोविंसेस, कुछ प्रोविंसेस के नॉन एक्सेशन के सिद्धांत के खिलाफ थी कांग्रेस। गांधी जी ने अपोज किया इस डिक्लेरेशन को और रिक्वेस्ट की, अर्ज किया वर्किंग कमेटी को कि आप इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दो। महात्मा गांधी ने इसे डिस्क्राइब किया है, क्रिप्स के प्रपोजल को डिस्क्राइब किया है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, एक ऐसी बैंक जो खुद ही बर्बाद होने वाली है उसका ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब ये जो अंग्रेज कह रहे हैं इनकी बात की कोई सत्यता नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये खुद अपनी बात से कब पलट जाए इसका मतलब नहीं है। तो बेटर है, आज़ादी आज तो नहीं दे रहे ना हमें, बोल रहे हैं वॉर के बाद कभी तुम्हें आज़ादी दे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो इन पे विश्वास मत करो, ऐसा गांधी जी का कहना था। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस ने एक बात और बहुत अच्छे से रखी थी कि भाई जो डिफेंस जैसे मैटर हैं वो आप नेशनल गवर्नमेंट को दे दो, आप हमें डोमिनियन स्टेटस अगर बना रहे हो तो जो डिफेंस वाली बात है वो हमें दे दो, डिफेंस आप अपने पास मत रखो। जो कांग्रेस थी वो इस बात पे इंसिस्ट कर रही थी कि इमीडिएट फॉर्मेशन होना चाहिए नेशनल गवर्नमेंट का विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप युद्ध कब जीतोगे कब हारोगे हमें उससे मतलब नहीं है, अगर आप चाहते हो कि हम आपका सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर 2 में, आपके साथ रहें, तो आप अभी ही नेशनल गवर्नमेंट बना दो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दो, और स्पेसिफिकली जो डिफेंस है ये तो नेशनल गवर्नमेंट को दे ही दो। अब बेटा हम पढ़ेंगे जापानीज़ थ्रेट को। तो जो वॉर सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग थी। 1942 में जो जापानीज़ आर्मी थी उसने बर्मा पे, म्यांमार पे, आज का म्यांमार पहले का बर्मा, यहाँ पर अटैक कर ही दिया था और असम की तरफ आ रही थी। तो मैं बोल रही हूँ ना कि इनिशियल लेवल में जापान, जर्मनी और इटली जीत रहा था। तो जो जापान की आर्मी थी वो म्यांमार मतलब बर्मा पर अटैक करती हुई असम की तरफ आ ही रही थी। गांधी जी ने ऑब्ज़र्व किया कि ब्रिटिश इंडिया में है और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है इसमें जो जापान है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो भाई कि ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं, तो ये एक ओपन इनविटेशन है जापानीज़ को कि आओ और इंडिया को इन्वेट करो, क्योंकि वो इंडिया को इंडिया की तरह तो नहीं देख रहे थे, इंडिया को एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश देख रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी अब खुद समझ रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करें कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तो बट ऑब्वियसली बात है कि जापानीज़ प्लंडर करेंगे ही, लूटेंगे ही इंडिया को, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। तो यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंस है ब्रिटिशर्स की इंडिया में, ये एक इन्विटेशन है जापान को कि भाई आओ और हमें इन्वेट करो। देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेर, और अंग्रेज़ों को मारने के लिए, हराने के लिए जापानीज़ इंडिया आएंगे, तो इससे बेटर है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, और जिस दिन अंग्रेज़ चले गए तो जापानीज़ को हमको मारने का कुछ बनता ही नहीं है, फिर जापानीज़ हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेट, बेट मतलब प्रलोभन होता है, चारा होता है। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स विड्रॉ कर जाएंगे कोई मोटिव ही नहीं होगा जापानीज़ का इंडिया में आने का। तो जो इंडियन लीडर्स थे बहुत ज़्यादा एंशियस थे कि भाई कैसे अपनी कंट्री को बचाएं जापानीज़ इन्वेजन से, है ना भाई, जापानीज़ से तो हमें अपने इंडिया को बचाना ही है। गांधी जी और जो दूसरे लीडर थे वो इस बात से कन्विंस थे कि इस सिचुएशन में तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए, ब्रिटिशर्स को इमीडिएटली इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इंडिया सेफ्टी एंड ब्रिटेन्स टू, इंडिया की भी सेफ्टी इसी में है कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं, ब्रिटिशर्स की सेफ्टी भी इसी में है कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। ब्रिटिशर्स का ऑर्डरली और टाइमली इंडिया से विड्रॉल ही ब्रिटिशर्स को भी बचा सकता है और इंडियंस को भी बचा सकता है। गांधी जी ने बहुत अच्छे से कहा इंडिया सेफ्टी एंड ब्रिटेन्स टू, इंडिया की और ब्रिटेन दोनों की सेफ्टी इसी बात में है कि ब्रिटिशर्स टाइमली विड्रॉ कर लें इंडिया से। सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग अपॉन द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, और इसीलिए गांधी जी ने सोचा मैं अब एक ऐसी मूवमेंट लॉन्च करूँगा जिसमें ब्रिटिशर्स से कहूँगा कि भारत छोड़ो,
क्विट इंडिया। आई बात समझ में बेटा? हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि कैसे अपने आप को जापानीज़ इन्वेजन से बचाएं, पर हम खुद भी उस टाइम में गुलाम थे ना, हम क्या कर सकते थे। गांधी जी ने और दूसरे लीडर्स ने मिलके इस सिचुएशन में ये बात बहुत अच्छे से मान ली थी कि भाई ब्रिटिशर्स का जाना ही इंडिया को सेव कर सकता है और ब्रिटिशर्स को भी सेव कर सकता है। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो वो जापानीज़ इंडिया पे अटैक करेंगे ही नहीं और ब्रिटिशर्स भी बच जाएंगे, इंडियंस भी बच जाएंगे। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।